आर्किया का डिस्कशन हम लोग पूरा कर लिए थे। अब आते हैं यू बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया, यू टर्म मतलब है कंप्लीट या न्यू। कई तरीके से यू टर्म यूज होता है, यानी इसको हम लोग मानते हैं कंप्लीट बैक्टीरिया। रीजन क्या है कि मॉडर्न डे कंडीशन में, है ना, अभी जो अर्थ के हैबिटेबल कंडीशंस है उसमें ये मेजॉरिटी में बैक्टीरियल स्पीसीज के रूप में पाए जाते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल देम यू बैक्टीरिया, मॉडर्न बैक्टीरिया। आर्किया इसलिए उन्हें प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ के साथ वो एकोमोडेटेड थे। न्यू बैक्टीरिया या मॉडर्न बैक्टीरिया इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न अर्थ के साथ एकोमोडेटेड है। ठीक है, दे आर termed as modern bacteria as they are adjusted with the modern world, modern earth condition, modern या कह दीजिए प्रेजेंट, ज्यादा बेटर होगा, प्रेजेंट अर्थ कंडीशन। whereas archaea were adjusted with primitive earth condition, and so are called as primitive bacteria. इन्हें यू बैक्टीरिया और उन्हें प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहने के पीछे, है ना, यही मेजर रीजन है। अब है क्या, बैक्टीरिया आपको सॉइल में, अर्थ में और एयर में, तीनों जगह मिलेंगे। अगर हम बैक्टीरिया को कल्चर करना चाहें तो कल्चर करने के लिए, जैसे किसी को कल्चर करने का मतलब है उनके नंबर को बढ़ाना, ठीक है, मोटे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं। तो अगर किन्हीं को कहेंगे कि आइए और यहाँ सेटल हो, सीधा बैठिए, हाँ आइए और यहाँ सेटल कीजिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे उनके रहने जायक जगह, खाने पीने का जगह, लाइक दैट, क्या कर रहे हैं। तो ये हैबिटेबल कंडीशंस को हम लोग को क्या करना पड़ता है, वहां पे एडजस्ट करना पड़ता है। अगर ये हैबिटेबल कंडीशंस हम नहीं देंगे तो कोई भी आके यहाँ जो हमारे सराउंडिंग वहां सेटल नहीं करेंगे। सो फॉर दैट रीजन ऑल्सो बैक्टीरिया को अगर सेटल कराना है, उनके कॉलोनीज डेवलप करनी है, तो हमें क्या करना होगा, बैक्टीरिया के हैबिटेबल कंडीशंस देने होंगे, एंड दैट वी गिव देम इन ए काइंड ऑफ प्लेट। इसे कहते हैं पेट्री प्लेट या पेट्री डिश भी इसे कहते हैं। तो पेट्री प्लेट एक ग्लास का, मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के ग्लास का बना हुआ प्लेट है। इसमें स्क्रैच आसानी से नहीं पड़ते और ये बहुत मतलब ब्रेक रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंट होता है। सिलिका कंटेंट इसमें काफी ज्यादा होता है और इस तरह के ग्लास को हम लोग बोरोसिलिकेट ग्लास कहते हैं। तो ये कहने के पीछे रीजन क्या है कि बैक्टीरिया को कॉलोनी एस्टेब्लिश कराने के लिए हम लोग ऐसे ग्लास सरफेस लेना चाहते हैं जो नॉन स्टिकी हो, आसानी से उसमें कुछ चिपके ना, बड़े आसानी से साफ हो सके। और फिर उसमें क्या करते हैं, उसका मीडिया देते हैं। मीडिया मतलब हो गया ऐसा मटेरियल का एक कॉन्जुगेट जिसमें कि बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, तो उस कॉन्जुगेट को उसमें प्लेस करते हैं, इसे कहते हैं मीडिया। अब मीडिया को लेकर बैक्टीरिया को बुलाने कहाँ जाएंगे, आओ बैक्टीरिया, वैसे तो नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं, जैसे एयर से बैक्टीरिया लेना है ऐसे करके घुमा लिए, दैट इज एनफ। जितने बैक्टीरिया एयर में घूम रहे हैं उनमें से कुछ ना कुछ के स्पोर, है ना, प्लेट पे चिपक जाएंगे ना। उसको कवर कर देते हैं, एनारोबिक कंडीशन देते हैं, सुटेबल टेम्परेचर देते हैं, और कुछ दिन के बाद देखिएगा, कुछ दिन मतलब 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे, जो हमारा टाइम स्पैन है,
उस डेफिनेट टाइम स्पैन के बाद आप देखेंगे उस बैक्टीरियल कॉलोनीज आ गए, मतलब बैक्टीरिया के नंबर बढ़ गए और इतने ज्यादा हो गए कि अब वो खुले आंखों से दिख रहे हैं। ठीक है, फिर अगर हम सॉइल में से बैक्टीरिया लेना चाहते हैं तो सॉइल में एक जैसे झाड़ू की लकड़ी होती है, लाइक दैट ग्लास रॉड होता है, लेकिन उस ग्लास रॉड की खूबी क्या होती है, एंड में ऐसा रहता है, ऐसे जस्ट लाइक ए फ्लैग। ठीक है, ये बेंड ग्लास है, इस तरह का रहता है। मान लेते हैं हमको सॉइल में से बैक्टीरिया लेके कल्चर करना है, तो हम क्या करेंगे, सॉइल पर थोड़ा सा इस ग्लास को चला लेंगे, उसके बाद इसी ग्लास रॉड को लेके वो जो मीडिया बनाए, मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे चला देंगे, हो गया। अब फिर उसको एनारोबिक कंडीशन देंगे, फिर उसको इंक्यूबेशन देंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फिर 48 घंटे या 72 घंटे के बाद देखेंगे इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर गया। यानी ये बैक्टीरिया कहाँ से है, सॉइल में से, एयर में से भी आया, सॉइल में से भी आ गया। अब कहीं वाटर है, जैसे पीने का पानी हमारा रखा हुआ है, हम ना जानना चाहते कि इसमें कितना बैक्टीरिया है, तो क्या कर सकते हैं, एक बूंद पानी ले लीजिए, उसको उस प्लेट के ऊपर फैला दीजिए और उसके बाद निश्चिंत होकर उसको ढक दीजिए, एनारोबिक कंडीशन दीजिए, इंक्यूबेशन देखिए, देकर देखिएगा उसमें भी बैक्टीरिया पनप रहा है। तो ये कहने का मतलब है सॉइल, एयर और वाटर सब जगह ये पाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये अभी के कंडीशन के हिसाब से, इसलिए मोस्ट ऑफन आपको ये मिलेंगे मॉडर्न बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया। तो दिस वे वी कैन वेलकम द मॉडर्न बैक्टीरिया टू आवर डिजायर्ड लोकेशंस। नाउ अब कहना क्या है, इनके कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है जो आर्किया से अलग करती हो, पहले ही देख चुके। ठीक है, अब इन्हें जो हम लोग क्लासिफाई किए थे टाइप्स में, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, वो है एक्टिनोमाइसेट्स। इन एक्टिनोमाइसेट्स की खासियत क्या है, दीज ऑल आर सॉइल बैक्टीरिया, इन्हें सॉइल बैक्टीरिया कहते हैं। दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया belongs to soil bacteria. इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, दे आर द वन used maximum times to isolate antibiotics. अब यहां पे एक टर्म है, मीनिंग समझ जाएंगे हम लोग। एंटी मतलब क्या होगा, अगेंस्ट, बायोटिक्स कहने का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में काम करते हैं, इन्हें हम एंटीबायोटिक कर रहे हैं। तो है क्या, इन एंटीबायोटिक्स को आइसोलेट करने के लिए, सिंथेसिस तो नहीं कहेंगे है ना, हम लोग गैदर करने के लिए मैक्सिमम टाइम जिस बैक्टीरिया के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं, दोज आर एक्टिनोमाइसेट्स। क्या कोई रीजन आपको समझ में आता है, ऐसा क्यों, वाटर में से लेके क्यों ज्यादातर बैक्टीरिया का हम एंटीबायोटिक कल्चर या एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में यूज नहीं करते, एयर वाले बैक्टीरिया को क्यों नहीं लेते, सॉइल से ही क्यों लेते, या क्या है कि सॉइल के बैक्टीरिया इतने प्रकार के एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे अगर सोचिएगा तो ज्यादा आसान सवाल जवाब मिलेगा। इसी क्वेश्चन का दूसरा पहलू है कि क्या है कि सॉइल के ही बैक्टीरिया इतने प्रकार के एंटीबायोटिक बनाने में सक्सेसफुल है, वाटर वाले या एयर वाले इतना नहीं बना पाते। ठीक है, न्यूट्रिएंट उसके पास है, काफी न्यूट्रिएंट उसे मिलता है। तो अच्छा, आप लोग ऐसे इसको सोच रहे हैं, अच्छा जिसको ज्यादा खाना मिलेगा उसको ज्यादा ताकत मिलेगा, जिसको कम खाना मिलेगा उसको कम ताकत मिलेगा, वो पॉइंट ऑफ व्यू मत रखिए। सॉइल में न्यूट्रिएंट काफी मिलता है, वाटर में कम और एयर में तो बिल्कुल ही नहीं, ये ठीक बात है।
लेकिन न्यूट्रिएंट डिपेंडेंट नहीं है, उनका जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन कैपेसिटी है टाइप्स, वो उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता। और कोई रीजन? बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोलिए। सही गलत तो होता है, हाँ बोलिए। देखिए, बैक्टीरिया एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ही करता है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता नहीं है। पर हाँ, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन से वो भागते नहीं है, वो मुकाबला करते हैं। दे आर ऑक्सीजन टॉलरेंट, और कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट ऑक्सीजन यूज भी कर लेते हैं कुछ बैक्टीरिया, वो पूरी तरीके से नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज व्हाई दे कांट कंप्लीट टीसीए साइकिल। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं आप लोग 5-6 स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम 10 मान लीजिए, है ना, तो 10 स्टूडेंट्स में कंपटीशन पता ही है, वो हमेशा टॉप करता है, हम कितना भी कोशिश कर ले उससे आगे नहीं जाएंगे, छोड़। पर हम जहां पे हैं, हमको अपनी जगह से कोई हिलाने वाला नहीं। 10 लोगों में कितना होगा, किसी को बोलेंगे क्या पोजीशन है, उसको क्या पता कि मेरे क्लास में कितना है, 9th है, बोलेगा वाह वाह 9th आया, अच्छी बात है। कोई बोला हम 10th आते हैं, तो ठीक है। किसी को क्या पता कि हमारे क्लास में 10th स्टूडेंट्स ही हैं, तो हम 10th भी आए तो वाह वाह। जहां 3000 स्टूडेंट्स हैं, वहां पे 10th आना बहुत बड़े गर्व की बात है। जहां 300 स्टूडेंट है, वहां भी 10th आना बहुत बड़ी बात है। जहां 100 है, उसमें भी 10th आना बहुत 90 अच्छी बात है। 90 लोग मेरे पीछे हैं, लेकिन जहां 10 है, उसको क्या पता कि हमारे क्लासरूम में 10 है। तो कहने का मतलब है, जब कम नंबर में ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कम नंबर में कैंडिडेट्स हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन कम होता है। जैसे बेंच यहाँ पे 15 है, स्टूडेंट है 10, कहीं पे भी बैठ के नो मैटर, हमको तो बराबर ही जगह मिलेगा। इमेजिन कीजिए, इसी क्लासरूम में 100 स्टूडेंट होते हैं, अब आपकी स्थिति क्या होती। 8 बजे से क्लास है, 7:30 बजे आते ताकि हमको सुटेबल जगह मिले। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपटीशन बढ़ गया, है ना। हर जगह हर जगह हर जगह, हम लोग के साथ भी ऐसा होता था, हम लोग को कभी भी फर्स्ट बेंच नहीं मिल पाता था, पता नहीं। नहीं, हम लोग का कैसा क्लासरूम था, जहाँ इंस्टीट्यूट में जाते थे पढ़ने के लिए, ये वाला स्टेज जो है काफी चौड़ा था, यानी वहां पे भी बैठे ना बेहतरीन बोर्ड दिखता था। और पीछे हमारे समय में तो ऐसा बोर्ड होता नहीं था, ब्लैक बोर्ड, वो भी सस्ता वाला ब्लैक बोर्ड लगाता था, तो जिसमें बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन होता था। एक लाइट जलता था, बल्ब, पीला रंग का बल्ब, तो पीछे बैठने वाले को तो पूरा अंधेरा दिखता था। और सर लिखते थे ऐसे, ज्यादातर सर लोग, उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, तो लिखते थे जैसे खुद ही पढ़ रहे हैं। वो वहां तक के बच्चे को वो अक्षर दिखता नहीं था, तो मजबूरी है, यहाँ नहीं बैठे तो दिखाएगा ही, दिखाई नहीं पड़ेगा। ये मार्कर तो हम लोग इधर 10 साल 15 साल से देख रहे हैं, इसके पहले मार्कर वार्कर हमारे जमाने में नहीं था। तो कहने का मतलब है, उस समय इतना कंपटीशन, और हम लोग समझ, एक दिन सोचे कि फर्स्ट बेंच में बैठेंगे, पता है 8 बजे से क्लास था, 6 बजे आके बैठता है, ये पता चला दरवान से पूछे तो। बोले अब इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, बढ़िया है हम लोग थर्ड से ही शुरू करें। तो 7 बजे आते थे, 8 बजे के क्लास में, फिर भी देखिए 1 घंटा पहले। तो हमारी तैयारी कब होती थी, 6 बजे तैयार होके 7 बजे तक कोचिंग पहुंच जाना है, क्योंकि थोड़ा पढ़ के जाना होता था, सर लोग थोड़ा ट्रबल देते थे। तो एनीवे, कहने का मतलब है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ के कंपटीशन बढ़ता है। और एक टर्म आप बहुत अच्छा बोले कि न्यूट्रिएंट सॉइल में अधिक है, तो जहां न्यूट्रिएंट ज्यादा होगा, ऑर्गेनिजम्स की भीड़ भी वही होगी, तो ये बैक्टीरिया सॉइल को ज्यादा कॉलोनाइज करते हैं। एयर में बहुत कम, एयर में कॉलोनाइज करेगा कहां, रहेगा कहां, ठीक है, उड़ रहा है ना, इट इज ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ देम, बट दे कैनॉट फॉर्म देयर कॉलोनीज ओवर देयर बिकॉज देयर इज नो न्यूट्रिएंट एज सच, वहां न्यूट्रिएंट नहीं है। न्यूट्रिएंट हमको सॉइल में और वाटर में ही मिलता है, तो यही दो हैबिटेट हो सकता है। अब आगे इससे बात बढ़ेगी, वाटर में न्यूट्रिशन की कमी है, मतलब सॉइल के तुलना में,
सॉइल में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है, इसलिए जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया ज्यादा करके यही रह रहे हैं तो उनके बीच में कंपटीशन होड़ काफी ज्यादा होगी न्यूट्रिशन लेने का। अब देखिए बैक्टीरिया के पास हाथ पांव तो है नहीं, ये फ्लैजिला है नहीं, अगर नहीं खाना मिला कहीं और चले गए। फ्लैजिला इन द सेंस कहने का मतलब कि सॉइल पर फंक्शन करने वाले फ्लैजिला नहीं होते। इट कैन बी यूज्ड इन द वाटर टू स्विम, अदरवाइज दे कांट मूव ऑन सॉइल, सो दे आर स्टैग्नेंट ओवर देयर। जहां ऊपर वाले की दया से या प्रोबेबिलिटी के कारण गिर गए वहीं उनका डेरा। तब दूसरों को भगाए कैसे? They used to secrete such chemicals which are growth inhibitors for others but are ineffective on them. ये ऐसी बात हो गई कि ये ग्रोथ इनहिबिटर मतलब उनके ग्रोथ को रोकेगा, उनके डेवलपमेंट को रोकेगा, उनके सेल के नॉर्मल कंडीशंस को रोकेगा। एंड दीज आर एंटीबायोटिक्स because these molecules are working against the living organisms. That is why they are able to check the growth of others, है ना? Now these antibiotics, these growth inhibitors can be functional against other bacteria as well as fungi, because bacteria have biggest competitor, the fungi. सेम फूड के लिए बैक्टीरिया और फंजाई के बीच में बहुत होड़ होती है, इसलिए बैक्टीरिया फंजाई को और फंजाई बैक्टीरिया को डोमिनेट करने की हमेशा कोशिश करता है। तो इस लड़ाई में अगर हम भांति भांति के एंटीबायोटिक नहीं, फॉर एग्जांपल अगर हम ही बैक्टीरिया है तो भांति भांति के एंटीबायोटिक अगर नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरे बैक्टीरिया तो हमें यहां से डिस्प्लेस कर देंगे। डिस्प्लेस कैसे करेंगे? उनके एंटीबायोटिक्स हमें परेशान कर देंगे, इसलिए हम ही एंटीबायोटिक छोड़कर उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें। इसीलिए सॉइल बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा वैरायटी के एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज दे हैव इमेंस कंपिटिटर्स, बहुत तरह के उनके कंपिटिटर्स, फॉर दैट रीजन। और हम इसी चीज का फायदा उठाते हैं। हमें एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए जहां से मेजॉरिटी में ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया चाहिए, द बेस्ट वे इज टू गैदर देम फ्रॉम सॉइल। इसलिए जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट होते हैं जिन्हें नए एंटीबायोटिक की तलाश रहती है, दे ऑलवेज लुक फॉर सॉइल। जगह जगह से सॉइल कलेक्ट करके उनमें बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखते हैं कोई तो नया बैक्टीरिया मिले जिससे कि कुछ ऐसा एंटीबायोटिक निकलता हो जो औरों पर भारी पड़ जाए, जिसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस ना हो, लाइक दैट। सो मैक्सिमम टाइम्स we isolate antibiotics from the soil bacteria, that is the actinomycetes. This is one of the biggest advantage for us. They usually are free living, but पैरासाइट हो सकते हैं if got opportunity। दूसरी चीज, सॉइल बैक्टीरिया में बहुत सारे स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग तो हम बताए नहीं है, ये हम लोग को अब देखना है थोड़ा। मेनी ऑफ देम आर gram negative and so can be highly pathogenic। पैथोजेनिक करने का मतलब है इन्फेक्टिव, ये हमारे में इन्फेक्शन फैला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया सॉइल बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ग्राम नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो हम लोग टर्म यूज किए ग्राम नेगेटिव, अब इसके बारे में बताएं।
bacteria have three boundaries. Over their cell. उनके सेल के ऊपर तीन बाउंड्री होते हैं, तीन लेवल के. आउटर टू इनर, बाहर से अंदर के तरफ आए तो सबसे पहले आपको मिलेगा कैप्सूल, उसके बाद मिलेगा सेल वॉल और उसके बाद मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक बैक्टीरियल सेल में अगर हम इंटर करने की कोशिश करेंगे तो हमें तीन लेवल पे बाउंड्रीज मिलेंगी, बाहर से अंदर की तरफ. सबसे पहले मिलेगा कैप्सूल, बाहरी दीवार, उसके बीच में, उसके बाद मिलेगा सेल वॉल, उसके बाद मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये कैप्सूल जो है ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, मेड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड. यानी ये एक प्रकार के शुगर है. ठीक है. सेल वॉल ये तो जानते ही हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होते हैं, मेड ऑफ. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होता है लिपिड प्लस प्रोटीन, मेड ऑफ, प्लस सम शुगर, कुछ शुगर भी होता है. इस तरीके से इनका कंपोजिशन हमें पता चला. अब है क्या क्या इंपॉर्टेंस है इनका, ये देखिए. हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा प्रोटेक्शन करते हैं किसी भी इन्वेडर से, यानी जो घुसपैठिया हमारे बॉडी के अंदर घुस गया उससे हमारी सुरक्षा करेगा हमारा इम्यून सिस्टम. और हम लोग WBC RBC प्लेटलेट्स पढ़े हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, थोड़ा बहुत आइडिया मिला ही है, थोड़ा क्या अच्छा आइडिया मिला है. डायग्राम वगैरह के साथ उन्हें पहचानने का प्रोसेस भी हम लोग देखे हैं. एक ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट्स WBCs में. उसके बाद एक ग्रैनुलोसाइट में हम लोग को कौन कौन मिले, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स. और उधर ईओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ये तीनों मिले हमें ग्रैनुलोसाइट्स. ठीक है. तो जस्ट टू गेट रिमेंबर, ये WBCs जो है ये हमारे रक्षा कवच के, है ना, सेल्स हैं, सेल्स ऑफ इम्यूनिटी है, ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं. अब होगा क्या, बेसिक मैकेनिज्म है क्या कि सेल वॉल को पहले रीड कर लें, जैसे हम लोग करते हैं क्या, कोई चीज है उसे पढ़ते हैं, पढ़ के समझते हैं, फिर क्या एक्शन लेना है वो हम लोग डिसाइड करते हैं. जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी पढ़ने के बाद समझे, अच्छा फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करने, माइंड में प्लान आता है. उसी तरह से फिजिक्स है, फिजिक्स पढ़ने के बाद फिर हम उसका प्लान करते हैं, इसके क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे. केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को पढ़ के उसका अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं. लाइक दैट ये सेल वॉल है, सेल वॉल को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बाद सेल वॉल के अगेंस्ट में कौन सा मॉलिक्यूल यूज होगा ये हम लोग तय करेंगे. मतलब किस तरह के एंटीबॉडीज यूज करेंगे ये तब डिसाइड हो, शुरू से नहीं. अब है क्या, हम लोग किसको टारगेट करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम किसको टारगेट करता है, तो सेल वॉल. और सेल वॉल कहां बैठा है, बीच में, मिडिल पार्ट. नाउ इनको जो है दो पार्ट में बैक्टीरिया को हम लोग बांटते हैं ग्रॉसली. वो है क्या, एक जिनके कैप्सूल यानी म्यूकोपॉलीसैकेराइड का लेयर ज्यादा मोटा होता है, ठीक, और एक जिनके म्यूकोपॉलीसैकेराइड यानी कैप्सूल का लेयर पतला होता है, थिन. ठीक है. तो अगर थिक पॉलीसैकेराइड लेयर होगा यानी थिक कैप्सूल का लेयर होगा तो हम आसानी से एक्सेस नहीं कर पाएंगे इनके सेल वॉल को, सेल वॉल का स्टडी नहीं कर पाएंगे, सेल वॉल छिपे हुए रहे. और अगर
म्यूकोपॉलीसैकेराइड यानी कैप्सूल का लेयर थिन है, तो हम बड़े आसानी से इसके सेल वॉल का स्टडी कर पाएंगे, इन्हें एक्सेस कर पाएंगे। जितना ज्यादा हम इनके सेल वॉल को एक्सेस कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा हम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे और उतना ही ज्यादा इन्हें टर्न डाउन कर देंगे, यानी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी होगा कि ये कैप्सूल थिक वाला बैक्टीरिया है या कैप्सूल थिन वाला बैक्टीरिया है। अब यहां पे एक और बात आती है कि हम एंटीबॉडीज और कैप्सूल के बीच में क्या रिलेशनशिप ढूंढना चाह रहे हैं। अभी कहे ना कि हम लोग टर्न डाउन करेंगे, यानी बैक्टीरिया को मार भगाएंगे, मार गिराएंगे, किसके मदद से? अपने एंटीबॉडीज के मदद से। कौन किसको टारगेट करेगा? एंटीबॉडी सेल वॉल। तो एक चीज जान लीजिए, हम लोग जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन मेजॉरिटी, ज्यादातर, अधिकतर 100 में 99% अगेंस्ट द प्रोटीन्स। वी फाइट अगेंस्ट प्रोटीन्स, नॉट अगेंस्ट polysaccharides or carbohydrates, not against the fats. But there are some fats also that can generate antibodies, otherwise not for all. It is universal that proteins are the generators of antibodies. And as such, और जैसा कि है, antibodies भी एक kind of protein है, यानी प्रोटीन प्रोटीन के अगेंस्ट में फाइट करता है। दिस इज समथिंग अमेजिंग। ठीक है, ये याद रखना है। तो हमारा एक्सेस पॉइंट क्या होना होगा? प्रोटीन। और प्रोटीनस लेयर क्या है? सेल वॉल। क्योंकि देखिए कंपोजिशन में पेप्टिडोग्लाइकेन के बने एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ना, डेराइव प्रोटीन है। नाउ दिस प्रोटीन इज हिडन बाय द कैप्सूल। नाउ इफ द कैप्सूल इज थिक, देन दिस पार्ट फॉर विच वी आर कैपेबल ऑफ फाइटिंग, you would not be able to access them. If it is thin, then we will be able to access them. अगर access हो गया, then the bacteria would be turned out. We need not to take any much stress about it. But if we can't do that, then it is a matter of concern. Because by this method, they can evade, वो हमें धोखा दे सकते हैं, हमसे छिप सकते हैं from our immune system. सो अगर ये हमारे इम्यून सिस्टम से छिप जाएंगे तो हम अपने आप को बचाएंगे कैसे? ये तो मनमाने तरीके से अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे, और जहां पे बैक्टीरिया बढ़ेगा उसका टॉक्सिक मटेरियल्स भी रिलीज होगा, दैट विल बी हार्मफुल टू अस, और उससे हमें नुकसान पहुंचेगा। इसलिए जो थिक कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, दोज आर हार्मफुल टू अस, दोज आर पैथोजेनिक। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई, हम उसे पहचाने कैसे? उसी के लिए एक तरीका है जिसे कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। अब एक टर्म यूज किया स्टेनिंग, ग्राम तो बाद में, ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, अब स्टेनिंग क्या होता है? जैसे देखिए ये व्हाइट बैकग्राउंड है, हम अपना एक सफेद बाल यहाँ पे रखे, देखिए बच्चों ये बाल दिखाई दे रहा है, किसी को भी नहीं दिखाई देगा। रीजन, ये बैकग्राउंड भी व्हाइट, बाल भी व्हाइट। लेकिन एक काला बाल तोड़ के यहां दिखाए, आपको लगेगा हाँ सर कुछ चल रहा है, तुरंत आपको नोटिस हो जाएगा। रीजन, बैकग्राउंड इज कंट्रास्ट। तो इसीलिए हम लोग क्या कोशिश करते हैं? कंट्रास्ट तैयार करने का। नाउ द थिंग इज दैट बैक्टीरिया, जब तक कि वो साइनोबैक्टीरिया ना हो, यानी फोटोसिंथेटिक ना हो, उनके पास ऐसा कोई भी पिगमेंट नहीं है जो कलरफुल है, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है जो कलरफुल है। पिगमेंट मतलब ही कलरफुल मॉलिक्यूल होते हैं, कोई भी ऐसा पिगमेंट नहीं, यानी कोई भी कलरफुल मॉलिक्यूल नहीं। तो ट्रांसपेरेंट जैसा नजर आएगा, ऐसे तो दिखता ही नहीं है ना। हमारे आई साइट के जितनी कैपेसिटी उससे काफी छोटा होता है, ऊपर से वो ट्रांसपेरेंट, तो और मुश्किल। तो हम उसे दिखने लायक बनाए कैसे? तो बैकग्राउंड को हम व्हाइट रखें और इनको कलर कर दें। तो कलर करने के लिए जैसे दीवार को कलर करते हैं, पेंट चढ़ाते हैं, उसी तरह इन्हें पेंट चढ़ाते हैं, वो कहते हैं स्टेन। जैसे कहते हैं ना, खाते समय कुछ गिर गया शर्ट पे, फिर धोने के बाद एक कुछ छूट गया, कहते हैं ना स्टेन लग गया है, छूट नहीं रहा। स्टेन इज काइंड ऑफ कलर। तो हम लोग क्या करते हैं? बैक्टीरिया को कलर करने की कोशिश करते हैं, और इस कलर से हम पता कर पाएंगे कि इसका कैप्सूल थिक है या थिन।
अब देखिए स्ट्रैटेजी क्या है, ये जो कलरिंग एजेंट है, स्टेन है, ये जाके रिएक्शन कर जाते हैं इसके सेल वॉल से। नाउ जो मॉलिक्यूल सेल वॉल तक पहुंचेगा वही ना रिएक्शन करेगा, जो पहुंच ही नहीं पाएगा वो रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखिए कितना माइंडफुल काम किया गया है। अगर थिक है कैप्सूल तो ये स्टेन पहुंच नहीं पाएगा, रिएक्शन नहीं होगा, कलर नहीं होगा। इसीलिए जो ग्राम स्टेन के साथ कलर प्रोड्यूस नहीं करता उन्हें कहते हैं ग्राम नेगेटिव। एंड ग्राम नेगेटिविटी इज ए साइन ऑफ अलर्टनेस। हमें कंसर्न होना चाहिए बिकॉज दीज आर thick capsulated bacteria, they can be harmful, they are gram negative. So now if the cell wall is accessible by the stain, then they can produce color with the cell wall and they will give violet type color under the microscope. हम लोग उसे वायलेट कलर में देख सकते हैं और ये कहलाएंगे ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि ग्राम स्टेन से कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है मोस्ट ऑफन ये हमारे लिए इन्फेक्टिव नहीं होते, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं मोस्ट ऑफन ये हमारे लिए इन्फेक्टिव होते हैं। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग is a method to stain the cell wall if the capsule is thick, then cell wall remains unstained and this is gram negative bacteria. If the capsule is thin, then the cell wall is stained violet and the bacteria is gram positive. So, gram negative, mostly pathogenic, gram positive, mostly non-pathogenic. Or some examples of actinomycetes. Streptococcus pneumoniae causes pneumonia.
टिटेनस बैक्टीरिया causes tetanus. Staphylococcus aureus causes wounds in throat, gum यानी जिसे जिंजीवा कहते हैं, and other visceral organs. Some species of soil bacteria are reasons for organ failure. ये कॉज कर सकते हैं गैस गैंग्रीन. एक प्रकार का डिजीज है, एक प्रकार का घाव है जो ज्यादातर लोअर एक्सट्रीमिटीज में, पैर में, हाथ में या बॉडी के किसी भी ऑर्गन में होते हैं और वहां सूजन हो जाता है क्योंकि अंदर में गैस प्रोड्यूस होता है, तो वो एक्सट्रीम पेन करता है और बहुत तेजी से ये फैलते हैं. बहुत ही रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं. धीरे 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 क्या करता है, ये फैलता है इतना ज्यादा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऑर्गन में भी ये ट्रांसमिट हो जाते हैं, जिसके वजह से ऑर्गन फेल्योर्स होते हैं. सो अगर समय रहते इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हुआ तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट्स हैं उनको एम्पुटेशन कराना पड़ता है, यानी हाथ या पांव काट देना पड़ता है, नहीं तो वो फैलता चला जाएगा पूरे बॉडी में और उसकी डेथ हो जाएगी. ये गैस गैंग्रीन बैक्टीरिया इसीलिए कहा जाता है कभी भी अगर पैर में कम से कम वुंड हो, चोट लगे, तो उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए, खाली पाँव नहीं निकलना चाहिए. अगर ऐसा हो गया, अगर इस तरह के बैक्टीरिया ने एक्सेस ले लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी. तो ये जितने हमारे हेल्पफुल हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबायोटिक्स टू फाइट अदर्स, they can be harmful also if they get access to our internal parts. अगर visceral organ में एंटर कर गए तो ये डेंजरस हो सकता है. यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. नीचे मिटा दें, ये तो हो गया है. So this is something about the actinomycetes. एक्चुअली मोनेरा में कंप्लीट बैक्टीरिया का नॉलेज नहीं दिया, कुछ प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक के जो सेल दिया है, जहां पे सेल वाले चैप्टर में वहां कुछ इंफॉर्मेशन बैक्टीरिया के बारे में भी है. तो बहुत दिक्कत होता है अगर हम सेल्फ नहीं पढ़ के इस तरफ आ जाते हैं, लेकिन शुरू हो चुका है इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता. तो जहां तक हो सके बैक्टीरिया का नॉलेज हम लोग यहाँ लेकर आते हैं, बाकी जब सेल पढ़ेंगे तो वहां पर फिर उसको बाकी चीजों को देखेंगे.
हालांकि यू बैक्टीरिया बहुत छोटे में निपटाया है, बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं किया गया है, फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी के लिए भी अच्छा है, हम अवेयरनेस रखते हैं। और अभी अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया, यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उधर साइड हो गया। चलिए, स्पेस मिला। हो गया यहाँ तक। अब आते हैं एंटेरोबैक्टीरिया। इन्हें एंटेरोबैक्टीरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंटेस्टाइन में ही रिफ्यूज लेते हैं, यू बैक्टीरिया के स्पीसीज वाले एंटेरोबैक्टीरिया। ऐसे यहाँ पे एक ओवरलैपिंग है। एंटेरोबैक्टीरिया सिर्फ अगर कह देंगे तो आप याद कीजिए, गट में पाए जाने वाले जो कैटल हैं, गाय भैंस बकरी भेड़, जो हार्बीवोर्स हैं, उनके इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया में मेजोरिटी में कौन रह जाते हैं? मिथेनोजेंस। उनके डंग में वो पाए जाते हैं। और हम जब यू बैक्टीरिया में ये क्या कहते हैं एंटेरोबैक्टीरिया की बात करेंगे, तो मोस्ट ऑफन ये कुछ सिम्बायोटिक यानी ह्यूमन फ्रेंडली या एनिमल फ्रेंडली होते हैं, कुछ है जो पैथोजेनिक होते हैं। सो एंटेरोबैक्टीरिया, these eubacteria are harbored in the animal intestine. They may be
पैथोजेनिक और सिम्बायोटिक। पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। पहले अच्छों को देखें, सिम्बायोटिक। एंटेरोबैक्टीरिया में, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में एग्जाम्पल आते हैं एस्चेरिशिया कोलाई, अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब बायोलॉजिकल नेम। इसी को इन शॉर्ट हम लोग ई कोलाई कहते हैं, एस्चेरिशिया कोलाई। लैक्टोबैसिलस एसिडोजेंस, ये वो बैक्टीरिया हैं जो कर्डलिंग के लिए, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, एटसेट्रा। अब है पैथोजेनिक, ये भी कुछ देख लें। कॉलेरा बैक्टीरिया, विब्रो कॉलेरी, टाइफॉइड बैक्टीरिया, साल्मोनेला, टाइफी, एटसेट्रा। तो सिम्बायोटिक कैसे बनते हैं? इन्हें बेनिफिट मिलता है, हमें बेनिफिट मिलता है। इन्हें बेनिफिट मिलता है, पका पकाया भोजन मिल गया, डाइजेस्टेड फूड इन्हें बैठे बैठे हमारे इंटेस्टाइन में से मिल गए। यहाँ पे ह्यूमन फ्रेंडली ही बात हो रही है, वी आर कंसर्न विद द ह्यूमन मोस्टली, इसलिए। ई कोलाई हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, इन्हें वो फूड स्टफ मिल जाते हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। मतलब में हमें क्या मिलता है? ई कोलाई जो है कई तरीके से फायदा पहुंचाता है। पहला, ये हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकता है हमारे इंटेस्टाइन में। दूसरा, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने में मदद करता है। और तीसरा, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं, उनके सोर्स के रूप में ई कोलाई रहता है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस का नाम ही पड़ा है, इस ग्रुप के जितने बैक्टीरिया वो लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट सराउंडिंग बनाते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया को पनपने के लिए स्पेशली चाहिए एल्कलाइन कंडीशन, और ये वहां स्लाइटली एसिडिक मीडियम तैयार कर देता है। इसलिए एल्कलाइन कंडीशन में पनपने वाले बैक्टीरिया जो हार्मफुल हो सकते हैं वो इनसे मुकाबला नहीं कर पाते, और क्या होते हैं, वो टर्न डाउन हो जाते हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो इस कारण से ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। सो दे आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ आवर digestion, and we are getting their benefit because they are preventing harmful microbes to grow there. Spirochetes, these are also
बैक्टीरिया type, small in size, having flagella, and mostly pathogenic to plants and animals. एग्जाम्पल इससे आप लोग परिचित होंगे, नॉट दिस एरिया, ट्रिपेनोमा पैलिडम, बता सकते हैं क्या फैलाता है? याद दिलाते हैं, 10th में बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन आप लोग पढ़े थे ना, उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस था, दो के बारे में थोड़ा सा जानकारी था, सिफिलिस एंड गोनोरिया, एड्स भी था, बैक्टीरियल डिजीजेस पे सिफिलिस एंड गोनोरिया। तो ये सिफिलिस बैक्टीरिया है, सिफिलिस बैक्टीरिया। क्या लिखा? माइकोप्लाज्मा अनदर इंटरेस्टिंग बैक्टीरियल ग्रुप है। अर्लियर इसे बैक्टीरिया में नहीं शामिल किया गया था, लेकिन नए क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसे बैक्टीरिया में शामिल किया गया। रीजन वाज कि इसके पास सेल वॉल नहीं था, सेल वॉल इसमें नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होता। ये भी पैथोजेनिक है, मोस्टली पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका भी एक एग्जांपल है, यह है PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक organism, PPLO. So it causes actually pneumonia. Pleuro stands for lungs, lung related area. Pneumo lungs उसको ही रिप्रेजेंट करता है। सो ये न्यूमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है और ये माइकोप्लाज्मा कैटेगरी में आते हैं। अब बैक्टीरिया में एक और चीज है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। और देखिएगा एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं आपको रिपीटेशन होते हुए दिखेंगे। ऐसे मोनेरा अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन शॉर्ट पे निपटाना है, ज्यादा लंबा इसको नहीं कर सकते। बुक में भी कम ही दिया है, लिमिटेशन है इसका। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप।
देखिए इनका शेप, इनको जो शेप मिलता है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल. Shape is due to their cell wall. और ये 4 शेप के होते हैं: रॉड शेप, स्फेरिकल, कॉमा शेप एंड स्पाइरल. रॉड शेप को कहते हैं हम लोग बैसिलस, स्फेरिकल को कोकस, कॉमा को विब्रियो और स्पाइरल को स्पाइरिला. नेम्ड एज द शेप्स. अब इनके एग्जांपल्स थोड़ा थोड़ा देखें, एक दो. बैसिलस का अभी अभी देखें एक एग्जांपल, लैक्टोबैसिलस. कोकस में अभी देखें स्ट्रेप्टोकोकस. विब्रियो में अभी देखें विब्रियो कॉलेरी. स्पाइरिला में लेप्टोस्पाइरिला. ये है जॉन्डिस कॉजिंग बैक्टीरिया और ये बड़ा खतरनाक होता है. बरसात के दिन में ये फैलता है. कंफ्यूजन होता है कि ये वायरल है, लेकिन पता चला बैक्टीरियल है. जब तक में मालूम चलता है तब तक कई बार, है ना, कैजुअलिटी हो जाती है. लिवर बुरी तरीके से डैमेज कर देता है. तो इसीलिए बरसात के समय हम लोग को बहुत ही हाइजीनिकली पानी पीना चाहिए. एक और है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. ये गैस्ट्रिक अल्सर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है. गैस्ट्रिक मतलब क्या हो गया, कौन सा रीजन? स्टमक. तो स्टमक अल्सर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि किसी हाइपर एसिडिटी की वजह से हो गया. कोई ऐसा फूड हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें से एसिडिटी बढ़ रही है, इस वजह से हुआ. फिजियोलॉजिकल रीजन जिसे कहते हैं. पर इन्फेक्टिव अल्सर भी होता है गैस्ट्रिक रीजन में, एंड दैट इज गिवन बाय द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. ये एसिड लविंग बैक्टीरिया, ये स्पाइरल. एक और अभी हम लोग देखें ट्रिपेनोमा पैलिडम, दिस इज आल्सो स्पाइरल. एग्जाम्पल्स की थोड़ी ओवरलैपिंग होगी, पर ये आपके लिए अच्छा भी है. एक ही एग्जाम्पल घूम फिर के कहीं कहीं आ रहा है, तो कम से कम धीरे धीरे आपका जो एग्जाम्पल का ये है, क्या कहते हैं, नंबर है, वो बढ़ता जा रहा है और उनके बारे में और ज्यादा अच्छे से आपको जानकारी मिल रही है. So this is all about our Monera.
इधर मिटाएं। किंगडम प्रोटिस्टा, this is the first unicellular organism group that have that has ज़्यादा बेटर होगा, that has nucleus, so are eukaryotic. इसके क्रोमोसोम न्यूक्लियस में रहते हैं, इनके पास न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इनकी विशेषता है कि ये यूकैरियोटिक लेकिन सिंगल सेलुलर। तो अभी भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का राजपाट खत्म नहीं हुआ। तो दो दो फाइलर, ये क्या कहते हैं, दो दो किंगडम है जो कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं। They can have as an extra layer over plasma membrane for protection the cell wall pellicle. इनकी खासियत है कि इनमें सेल वॉल भी हो सकता है, पेलिकल भी हो सकता है। अब अगर सेल वॉल होगा तो फिर ये दो तरह के हो सकते हैं, सेल्यूलोजिक, सिलिकोसियस, यानी ऑफ सिलिका। सिलिका के बने हुए या सेल्यूलोज के बने हुए। पेलिकल सॉफ्ट मटेरियल है, ये फ्लेक्सिबल है। प्रोटीन एक कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में जरूर रहेगा। वन ऑफ द constituent is protein. तो इनके आउटर सरफेस इस तरीके से होते हैं, या तो सिलिका होगा या सेलुलोज होगा इनके सेल वॉल पे। अदरवाइज अगर सेल वॉल नहीं कंटेन करते हैं तो पेलिकल होगा। बैक्टीरिया का ये चीज हो चुका।
Classification. Kingdom Protista, Chrysophyta, फिर Dinoflagellate, अभी लिखिएगा नहीं, उसके बाद स्लाइम मोल्ड, उसके बाद यूग्लिनॉइड, उसके बाद प्रोटोजोआ। क्राइसोफाइटा को फिर दो पार्ट में बांटते हैं, डायटम, डेस्मिड। डेस्मिड को गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। फिर प्रोटोजोआ, इन्हें चार पार्ट में बांटते हैं, एमीबॉइड, या इसी को सार्कोडाइना कहते हैं। दूसरा है फ्लैजिलेट, तीसरा है सिलिएट, चौथा है स्पोरोजोअन। अब आप नोट कर सकते, दिस इज स्मॉल एंड सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, पॉज कीजिए।